बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी बेस्ट होती है या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात उनके जहन में भर जाते हैं जिसकी वजह से वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली क्या उन्हें रेजिडेंशियल में जाना चाहिए या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, एंड आप सभी को एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा, ऐसे 12 पॉइंट्स दूंगा जिनके बेसिस पे आप सभी डिसाइड कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल प्रॉपर्टी बेस्ट होती है या फिर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एंड हाँ, अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहाँ पे आपको अनबायस्ड रियल एस्टेट की न्यूज़ एंड अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो आखिरकार होती क्या है, किसको आखिरकार कमर्शियल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो बेसिकली बिजनेस एक्टिविटीज के लिए यूज की जाती हैं, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज जिससे बिजनेस एक्टिविटीज की जाती हैं उसको हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जिसके थ्रू हमारा सेल्स या फिर रेवेन्यू जनरेट होता है। अब यहाँ पे ना मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमी होती है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है? किसी देश की जीडीपी। अगर किसी देश के अंदर कैश फ्लो अच्छे तरीके से चल रहा है, उसका पूरा ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से डेवलप हो रहा है, उस पर्टिकुलर देश के अंदर अच्छी सी इन्वेस्टमेंट आ रही है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोगों को अच्छी लाइफ क्वालिटी मिल रही है, हर एक चीज़ अच्छे लेवल पे मिल रही है, तो उससे देश ग्रो करता है। और उस चीज़ के अंदर आपकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में आपके ऑफिस स्पेसेस होते हैं, रिटेल शॉप्स होती हैं, फूड कोर्ट वगैरह होते हैं, एंड देन आपका होटल्स हो गया। ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स जैसे ऑफिस स्पेस, रिटेल्स, फूड कोर्ट, होटल्स, इंडस्ट्रीज, वेयर हाउसेज, ये सारे के सारे जो हैं आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में आते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मान लीजिए आज ही मैं इन सभी को बंद कर दूं, क्लोज कर दूं, तो क्या उसका इम्पैक्ट आपकी देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी देश की इकोनॉमी होती है वो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है, राइट? अगर मैं इस कमर्शियल चीज़ों को बंद कर दूंगा तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा जाएगी। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर होती है कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपकी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, जिसकी वजह से अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ में यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं, यानी देश का भी फायदा होता है और अपना भी फायदा होता है। सो आई होप आप सभी को यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप सभी के सामने ना ऐसे 12 तथ्य लिखने जा रहा हूँ, 12 पॉइंट्स लिखने जा रहा हूँ कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बारे में एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के बारे में, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन 12 पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं और आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये पर्सन ए है जिसका नाम है रमेश, और मान लीजिए पर्सन बी है जिसका नाम है सुरेश, राइट? रमेश जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, वहीं पे जो सुरेश है वो कमर्शियल नहीं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। इनके अपने अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मतभेद हैं इनके, जिसकी वजह से ये इन दोनों में अलग अलग इन्वेस्ट करते हैं। रमेश रेसिडेंशियल में नहीं करता, सुरेश कमर्शियल में नहीं करता। आखिरकार कौन से वो विचार हैं जिसके कारण ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? अब देखते हैं इसके अंदर कौन सही है कौन गलत है इन 12 पॉइंट्स के हिसाब से। देन आपको भी इससे अंदाजा लग जाएगा कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कमर्शियल में। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, वो है लोन का। लोन में अगर हम बात करते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में लोन मिलना एज कंपेयर टू कमर्शियल प्रॉपर्टी काफी इजी होता है।
रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में जो लोन का क्राइटेरिया होता है काफ़ी ईजी होता है, राइट। इसमें बहुत ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वहीं पे जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो लोन मिलता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़, लोन की ये रही बात, लेकिन कोई भी बंदा जब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लोन लेता है, जब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लोन लेता है तो वो किस चीज़ के लिए लोन ले रहा है? एंड यूज़ के लिए, यानी खुद के यूज़ के लिए, खुद उसको रहना है उस पर्टिकुलर जगह पे। लेकिन वहीं पे कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वो बंदा अगर लोन लेता है तो किस चीज के लिए लेता है? बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, राइट। बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो यानी अगर मैं ग्रोथ के लेवल पे बात करूं तो एज कंपेयर टू रेसिडेंशियल, कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर आप लोन लेते हैं तो आपको ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। यानी जितना एक्सपैंड करेंगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, जितना रेवेन्यू आएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। तो रेसिडेंशियल में आप जो लोन ले रहे हैं वो खुद के यूज़ के लिए ले रहे हैं, सेल्फ यूज़ के लिए ले रहे हैं, ठीक है। इसी पे एक कहावत कही जाती है कि पहले के टाइम पे लोग बोलते थे मकान से दुकान, लेकिन अगर एक समझदार इन्वेस्टर है तो वो हमेशा पहले दुकान में इन्वेस्ट करता है, उससे वो मल्टीपल मकान बनाता है, राइट। तो लोन का क्राइटेरिया ये था कि कमर्शियल में आपको थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी होती है लोन ऑब्टेन करने में, क्योंकि इसके अंदर बिल्डर की क्रेडिबिलिटी देखी जाती है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हालांकि चीज़ें यहाँ पे भी चेक होती हैं, लेकिन प्रोसेस जो होता है इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसके अंदर ना डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो लोन के प्रोसेस में यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है एज कम्पेयर टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी रेट्स। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए, बिजली जो ये कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो दोनों बिजली सेम सोर्स से लेते हैं, राइट। दोनों सेम सोर्स से बिजली ले रहे होते हैं। लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे तो रेसिडेंशियल यूनिट्स जो होती हैं, जो रेसिडेंशियल का जो रेट्स होता है एज कंपेयर टू कमर्शियल, वो काफी कम होता है, राइट। लेकिन आज के टाइम पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो, हमारी छोड़िए, आपने ये चीज़ समझ ली कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो गवर्नमेंट भी खुद भी यही चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, जिससे किसी देश की अर्थव्यवस्था जो है अच्छी तरीके से उभर कर आए। तो वो इसके लिए ना लोगों को इंसेंटिव्स देती है, टैक्स इंसेंटिव मिलता है, सब्सिडीज मिलती है। अगर कोई इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी को बल्क में बाय करता है तो उसको सब्सिडी दी जाती है, जिसकी वजह से अगर आप ओवरऑल कॉस्ट की बात करेंगे तो कमर्शियल में आपका जो कॉस्टिंग हो जाती है वो काफी लो हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रिसिटी रेट को देख रहे हैं और बल्क लेवल पे अच्छा काम करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी टैक्स इंसेंटिव स्कीम्स हैं, सब्सिडीज हैं, जिसका आप सभी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन रेसिडेंशियल में एज सच कोई इतना बेनिफिट नहीं। अब मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट है आपका परचेज कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखिए, जब भी आप एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं ना तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, तो उसके लिए आपको मैंने पहले भी ट्रिक बताई हुई है कि अगर आप एक छोटा सा बैंक लोन ले लेते हैं तो बैंक ही अपना सारा ड्यू डिलिजेंस कर देता है। ऐसा इतना आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पर होते हैं, जिसकी वजह से इसमें ड्यू डिलिजेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, पहली चीज़। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी के साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। इसीलिए कमर्शियल प्रॉपर्टी को चूज करते टाइम आपकी जो परचेजिंग की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो थोड़ा सा बढ़ जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है रिटर्न प्रोफाइल। यानी रिटर्न किस में ज़्यादा आता है। आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई किसका ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। आज के टाइम पे अगर आप एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ,
70 से 80 लाख रुपए में आपने एक 2 BHK का फ्लैट लिया है जिसको आप सभी ने रेंट पे चढ़ा दिया है। ठीक है, मान लीजिए रेंट आपका आ रहा है 15,000, 12,000 से 15,000। ठीक है, 12,000 से 15,000 किराया आ रहा है आपका। अगर आप इसका ROI कैलकुलेट करेंगे, इसकी रेंटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी 12 महीने डिवाइडेड बाय कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपका जो ROI आएगा, ग्रॉस ROI, इट विल कम समवेयर बिटवीन 3 to 5%। लेकिन एक और चीज क्या है इसके अंदर अब आपको इंश्योरेंस करवाना होता है, प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है, मेंटेनेंस, कुछ चीज टूट गई फूट गई तो मेंटेनेंस भी देना होता है। तो अगर मैं नेट ROI की बात कर रहा हूं तो नेट ROI मात्र 2 से 4% ही बचता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज किसी फ्रैक्शनल ओनरशिप में ले रहे हैं तो आपको इट विल कॉस्ट समवेयर अराउंड 28 लाख रुपीस। उसका किराया आज के टाइम पे नोएडा की मार्केट को ले लेता हूं तो 200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिनिमम लीज मिल जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपने 100 स्क्वायर फीट लिया है यानी 20,000 रुपए का किराया। 20,000 रुपए का किराया मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी 2,40,000 रुपए आपको सालाना मिलते हैं। अगर आप इसका ROI भी कैलकुलेट करते हैं तो इट इज समवेयर बिटवीन 8 to 9%। यानी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में आपका जो नेट ROI आ रहा है वो कितना है, 2 से 4%। लेकिन एक कमर्शियल प्रॉपर्टीज में आपका जो नेट ROI होता है इट इज समवेयर बिटवीन 6 to 9%। और कुछ अच्छी लोकेशन पे आपको वहीं पे ये 10 से 12% का भी रिटर्न देते हैं। तो नो डाउट अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आपके लिए कमर्शियल प्रॉपर्टीज ज्यादा बेनिफिशियल होती है एज कंपेयर टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। जो कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार कमर्शियल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाते हैं, एक अच्छे बंदे के पास जाते हैं हु इज नॉट अ सेल्समैन, हु इज ए कंसल्टेंट, जो आपको अच्छे से गाइड कर सके, तो आपके लिए ये प्रोसेस समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते तो थोड़ी सी स्टडी अगर आप खुद भी करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है ऐसा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होती जितना बताया जाता है, क्योंकि इसके अंदर रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं, इसलिए थोड़ी सी स्टडी आप लोग को ज्यादा करनी पड़ती है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि रिटर्न किसके अंदर ज्यादा मिलेगा। अब हम बात करेंगे रिस्क प्रोफाइल की। किस में ज्यादा रिस्क होता है? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में आपका जो टेनेंट होता है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए लीज पे आता है। मान लीजिए 11 महीने के लिए लीज पे आया, 12 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लीज पे आता है, जिसकी वजह से आपका जो मकान है उसका जो वैकेंसी रेट है, खाली होना, वो ज्यादा हो जाता है। यानी मकान आपका ज्यादा दिनों तक अगर नहीं चढ़ेगा तो आपके पास स्टेबल इनकम नहीं आएगी, यानी आपकी इनकम क्या हो गई, अनस्टेबल। प्लस इसके अंदर इतने प्रोफेशनल टेनेंट्स नहीं होते, जिसकी वजह से आपके पास जो किराएदार होता है बोलता है भैया एक की जगह मैं 10 को दे दूं, 10 की जगह भैया मैं 20 को दे दूं, 20 की जगह पे मैं 30 को दे दूं। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं आपके सामने, जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इनकम सोर्स है वो अनस्टेबल हो जाती है। लेकिन वहीं पे अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में जो टेनेंट्स आते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, राइट। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में जो टेनेंट्स आते हैं लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, जिसके अंदर आपका एटलीस्ट 3 साल का लॉक इन पीरियड भी होता है, राइट। जिसकी वजह से आपकी जो इनकम होती है वो क्या होती है, स्टेबल हो जाती है। ऑब्वियसली जब आपकी इनकम स्टेबल होगी तो आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। प्लस इसके अंदर जो टेनेंट्स होते हैं वो काफी प्रोफेशनल होते हैं एज कंपेयर टू रेसिडेंशियल के टेनेंट्स। अब हम अगले प्रोफाइल की बात करते हैं। अगला प्रोफाइल है मेंटेनेंस। नो डाउट मेंटेनेंस के पॉइंट में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अंदर आपका लो मेंटेनेंस होती है, वहीं पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज में आपकी बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं
और हायर इक्विपमेंट्स को यूज़ करने के लिए आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू रेसिडेंशियल, क्योंकि यहाँ पे बल्क में चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। जैसे ऑफिस स्पेस में ही देख लीजिए आप, लिफ्ट हो गया, एलिवेटर, बड़े बड़े आपके जनरेटर्स हो गए, पावर बैकअप हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कमर्शियल में बड़े स्तर पर होती हैं, जिसकी वजह से इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। अगले प्रोफाइल की बात करते हैं, वो है कॉन्ट्रैक्ट्स। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो शॉर्टर होते हैं और लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं। वहीं पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो मोर डिटेल्ड होते हैं और मोर एक्सटेंसिव होते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। इस पॉइंट की जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है लोकेशन। देखिए, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में जब भी आप घर खरीदने जाते हैं तो आपके लिए लोकेशन ऐसा इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। चाहे आप फ्रंट की गली में अपना घर लें या पीछे की 6 नंबर गली, 10 नंबर गली में घर लें, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि आप अपने घर में रहने के लिए ले रहे हैं। आपके लिए प्राइम एरिया में रहना ऐसा इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि आपको अपना बजट भी देखना होता है, राइट। तो आप अपने बजट के हिसाब से अपना घर ढूंढते हैं और उसमें एज सच इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता अगर आप प्राइम एरिया में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर लोकेशन को ही अवॉइड कर देंगे तो आपका बिजनेस हैम्पर होने लगेगा, क्योंकि जो लोकेशन होता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपके बिजनेस को। अगर मान लीजिए हल्दीराम की दुकान मैं एकदम गली कोने के नुक्कड़ पे अंडरग्राउंड में बेसमेंट में डाल दूंगा, तो क्या वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी अगर वो प्रॉपर्टी सेम आपकी प्राइम लोकेशन में हो, कॉर्नर की यूनिट हो, फ्रंट फेसिंग शॉप हो, डबल हाइटेड शॉप हो? तो इसका मतलब ये है कि लोकेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोकेशन, वो आपकी जो लोकेशन है ना वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में ज्यादा महत्व रखती है एज कंपेयर टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। अब 9वें पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूं, जो कि है लीगल फ्रेमवर्क। देखिए, हमारे देश का जो कानून है, इंडिया का जो कानून है, वो टेनेंट को ज्यादा फेवर करता है इन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से एक टेनेंट को एविक्ट करना, घर से निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं कमर्शियल प्रॉपर्टीज की, तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए जाते हैं टेनेंट को रखने से पहले, जिसमें दोनों पार्टी अग्री करती हैं, जिसकी वजह से अगर फ्यूचर में चल के आपको कुछ भी डिसीजन लेना होता है तो एज सच इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती जितनी कि आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में होती है, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर ना आपके पास ज्यादा प्रोफेशनल टेनेंट्स आते हैं और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में आपके पास ज्यादा प्रोफेशनल टेनेंट्स नहीं होते। 10वां पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज का इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट होता है वो एज कंपेयर टू कमर्शियल बहुत कम होता है। अगर आप एक कमर्शियल शॉप लेने जाते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं नोएडा का एग्जांपल लेता हूं, एक ठीक ठाक जगह पे घर खरीदने जा रहे हैं, सो इट विल कॉस्ट समवेयर अराउंड 7,000 से 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, राइट। अगर ठीक ठाक लोकेशन पे आप घर ले रहे हैं, ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वहीं पे अगर आप कमर्शियल में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में लेने जा रहे हैं तो इट विल कॉस्ट यू समवेयर बिटवीन 30 to 40 to 50,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इसके अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है एज कंपेयर टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। लेकिन आजकल के टाइम पे फ्रैक्शनल ओनरशिप का कंसेप्ट है, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट टिकट साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है। क्या चीज़ होती है फ्रैक्शनल ओनरशिप, वो मैं आप सभी को अगली वीडियो में समझा दूंगा। अगर आप सभी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि व्हाट इज फ्रैक्शनल ओनरशिप, मेक एन एक्सप्लेनेटरी वीडियो, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, जिसकी वजह से आप बेसिक कंसेप्ट को समझिए कि फ्रैक्शनल ओनरशिप में इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज छोटा हो जाता है लेकिन रिटर्न का प्रोफाइल अच्छा हो जाता है। 11वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है मार्केट डायनामिक्स। मार्केट डायनामिक्स की मैं बात करता हूं तो आपकी जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है इज ड्रिवन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, अफोर्डेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। लेकिन वहीं पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो होती हैं इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस सेंटिमेंट्स एंड कॉर्पोरेट एक्सपेंशन। 12वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए दोस्तों, आपकी जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके लिए आपको एसेंशियल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, यूटिलिटीज चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को ऑपरेट करना, आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। वहीं पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर ना आपको एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जैसे कि HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग वगैरह हाई लेवल पे चाहिए होता है। लोडिंग डॉक्स होने चाहिए जहां पे आप सभी
लोडिंग एंड अनलोडिंग कर सकें, उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए, सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि एक दूसरे के साथ आराम से कनेक्ट कर सकें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपका कमर्शियल में, वहीं पे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में एज सच इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, बेसिक अमेनिटीज एंड यूटिलिटीज चाहिए होती हैं। तो दोस्तों ये थी रमेश एंड सुरेश की कहानी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि इन दोनों में से कौन ज्यादा समझदार है, किसको कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार है। अगर आपके कोई भी विचार हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज को लेके या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को लेके तो आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरे वीडियो को इसी तरह से प्यार देते रहेंगे। अगर आपका कोई भी सुझाव है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो दिस इज अंशुमन, योर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।